दिख पा रहा है? ये स्क्रीन दिख रही है? ये सब दिख रही है। कल अपन यहाँ पे थे, दिख रहा है स्क्रीन? जी सर, दिख रहा है। ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था, कुछ समझ में आया? जी सर, आया। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ बीचों बीच, है ना, किसी का भी नाम लेके। तो थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, याद करने वाली चीज है, तो आपको एग्जाम में फायदा रहेगा, इसलिए ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बाकी अपनी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं कैसे भी करके इसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद कर लिख पाता हूँ। ठीक है, 2-3 लोगों का सहायता लेके। तो हिंदी पे मत जाइएगा, बट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जी सर। चलिए ठीक है, तो ये अपन ने कल पढ़ाया था आपको कि कैसे उसको ट्रायज को अपन कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई वॉकिंग वाला मरीज है, चल रहा है, तो उसको ग्रीन कोड देंगे, उसमें अपन सर्जरी डिले कर सकते हैं, ये वाली चीज बताई थी। एयरवे अगर उसका ब्लॉक है, तो अगर वो मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज है, ओल्ड एज है, तो ठीक है, तो उस पर ध्यान कम देंगे, उसको ब्लैक कोड लगाएंगे और उसको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो मरीज जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी बेसिस पे यंग होगा, क्या नाम है इसकी? उसके पास हम लोग जाएंगे, उसको हम लोग इमीडिएट या रेड कोड देते हैं, जिसका रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 हो, बीट्स पर मिनट या मोर देन 30 है, तो हमें उसको इमीडिएट केयर देना है। कैपिलरी रिफिल टाइम आपको बताया था कल मैंने, कितने कि साल की है? बच्चों में अलग होता है 3 सेकंड, 2 सेकंड होता है बच्चों में, 3 सेकंड होता है एडल्ट में। उतने सेकंड्स में ब्लड आ जाना चाहिए उंगली को दबाने पे। अगर नहीं आ रहा है, लेट है, तो मतलब दिक्कत है। ठीक है, ग्लासगो कॉमर्स के लिए थोड़ा गलत था, ये स्कोर लेस देन होना चाहिए, ये जो एरो है ये उल्टा होना चाहिए, तो उसको ये रेड कोड देते हैं, इमीडिएट उसको केयर देना होगा। ठीक है, उसके बाद आप आज का जो टॉपिक है अपना, टाइम अगर डिले होता है रिससिटेट करने में, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, सेकंड्स टू मिनट्स का जो भी है ये खेल होता है। तो यूजुअली क्या होता है, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि वो बच पाएगा कि नहीं, तो ये तरीका है, उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अगर मान लो यूजुअली फ्रॉम अ अनसर्वाइवेबल हेड, जिसको बचाया नहीं जा सकता, चोट है, या कोई मेजर ऐसी चोट है जिसमें कि बड़ी नस कटी पटी है, जैसे कि अपनी जो गर्दन की नस होती है वो कट गई, जिसे कैरोटिड बोलते हैं। नीचे अपने पाँव में जो होती है, घुटने के इधर पीछे मोटी सी नस जो ब्लड सर्कुलेशन में देता है, उसको पॉप्लिटियल बोलते हैं, पॉप्लिटियल वेसल। ठीक है, जांग में होती है फीमोरल आर्टरी। ठीक है, जांग के अंदर जो अगर आर्टरी होती है, चक्कू कहीं लग गया किसी को जांग में, अगर वो आर्टरी कट जाती है तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वैसे ही हम उसको कितने देरों में बचाया जा सकता है, जैसे 1 to 2 आवर्स। अगर कोई ऐसी इंजुरी है जो बहुत ज्यादा सीवियर है, जैसे कि चेस्ट का इंजुरी है, सिर की इंजुरी है, एब्डोमेन की इंजुरी है, मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे अपन पहचानते हैं। ठीक है, इसके वो कान तो में बताया था खुजली होती आपको। है क्या, पूछा? ऊपर से स्किन का कलर चेक करते हैं, अंदर कोई ब्लीडिंग है तो उससे पता लगा सकते हैं। चेस्ट की इंजुरी है, तो अगर आपके पास थैथो है, आप वहां पे सुन सकते हो कि उसमें साउंड्स मतलब नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस की नॉर्मल जो एयरवे, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, उसमें चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज हुआ है तो अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें बायलैटरल जो छाती में हवा जा रही है कि नहीं जा रही है सांस लेने पे। ऊपर से चेस्ट में ये भी देख सकते हैं, मान लो किसी की ऐसी इंजुरी है जिसमें जो रिब्स होती है टूट के अंदर धंस गई है, जिसको अपन स्टोव पाइप डिफॉर्मिटी बोलते हैं। गैस स्टोव डिफॉर्मिटी होती है चेस्ट की, स्टोवेन बोलते हैं, STOVEN डिफॉर्मिटी, चेस्ट की डिफॉर्मिटी को बोला जाता है। वैसे ही हेड में अगर इंजुरी है, कोई बड़ा वेसल फट गया है, या ब्रेन हैमरेज हो गया है, या एब्डोमेन में ब्लीडिंग हो गई है, स्प्लीन की, लीवर की बड़ी बड़ी वेसल्स फट गई हैं, आते फट गया है, मेजर ब्लड लॉस हुआ, तो उसको अपन को कंट्रोल करना होता है विद इन 1 to 2 आवर्स। अगर वही बात करूं, कुछ दिन मतलब हो सकता है कि लेस देन 7 दिन के लो, अंदर मेरे से को 1 200 रुपये हफ्ते दे के दो, बीच में जो मैं अंदर टाइम है, जाके बैठूंगा, अब बाहर उसमें नहीं आऊंगा। जो जो इंजरीज होती है यूजली, अगर ब्रेन डेथ होने वाला होता है तो 7 दिन लगते हैं उसको, ब्रेन को पूरा डेथ होने में। इन्फेक्शन को अपने पीक पीरियड आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, जिसको सेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन फेलियर धीरे धीरे होता है, एकदम ये नहीं है कि हाँ, आज वो इंजरी क्लास हुई चल तो रहा है आज ही ना, ऑर्गन फेलियर हो गया। उसमें अब यहाँ 1 से 2 बैठूंगा तो दिन पंखा बंद रखना लगता है पड़ेगा। स्टार्ट होने में, और हफ्ते के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाना, आईसीयू में पेशेंट देखा होगा, आज आया 3 दिन बाद खराब हो गया, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें मॉनिटर करते हैं।
ऑर्गन फेलियर के लिए। क्या क्या है वो, जैसे लीवर का टेस्ट कराते हैं, किडनी का फंक्शन कराते हैं, ठीक है, पेशाब का आउटपुट देखते हैं, और उसका बिल्ट देखते हैं कि वो पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए स्कोरिंग सिस्टम होता है आईसीयू में, जिसको सोफा स्कोर बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आगे हैं। कैसे पहचानना है, क्या है, रिससिटेट अगर आपको करना है कुछ ही घंटों में, जैसे कि फर्स्ट आवर मे बी सिग्निफिकेंटली पीक ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है, तो जितना जल्दी आप रिससिटेट कर सकते हैं मोर्टेलिटी को बचाया जा सकता है, ठीक है। टाइम अगर डिले होता है सर्जरी में, तो जैसे कि सीरियस ट्रॉमा हुआ है या कोई इंजुरी है जिसमें कि इनिशियल वुंड का सर्जरी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए सर्जरी या उसके लिए प्रोसीजर किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। सर्टनली विद इन द 3 जो गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं ट्रॉमा वाले पेशेंट में, वो 4.5 घंटा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 घंटा लिखा है, चेंज हुआ है थोड़ा। तो जो गोल्डन आवर होता है ट्रॉमा के पेशेंट्स में वो 3 आवर्स होता है। अगर कोई मेजर इंजरी या नस फटी हुई है तो उसमें 3 घंटे का टाइम पीरियड रहता है, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाता है। उसके बाद मरीज जब पहुंचता है तो लगभग 3 घंटे में आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। रिससिटेशन की जो बात की, ये एक तरीका है मरीज को बचाने का। कई लोगों ने देखा होगा इस प्रैक्टिस में सीपीआर होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या क्या किया जाता है, वही है सेम चीज, ABCDE है ना। अपन को असेस करना है, मरीज को देखना है कि ये 5 चीज उसका सब कुछ ठीक है क्या, नहीं है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले कि ABCDE में अगर है तो स्पाइन में कोई इंजरी हुई होगी, या स्पाइन में आपने जब उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो गर्दन टेढ़ी हुई और हड्डी टूट के आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करा देती है, ठीक है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है, अगर सर्कुलेशन मतलब ये है कि बीपी कम है, इंजरी ऐसा हुआ कि ब्लड वेसल फट गई, ठीक है, हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज या किसी बड़ी वेसल का हेमरेज है, तो सर्कुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने बताया था कि नॉर्मल सलाइन डालते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बीपी कम है तो आईवी फ्लूइड के साथ हम लोग हेक्सेल जिसको बोलते हैं, जिसमें स्टार्च होता है, प्लाज्मा एक्सपांडर जिसको बोलते हैं, वो भी लगाया जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बोलते हैं कमांड फॉलो करने के लिए ग्लासगो कामा स्कूल, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि उसका कम से कम 1 मिनट लगता है जीसीएस को कैलकुलेट करने में, उससे भी कम टाइम लगता है अगर आप बहुत ज्यादा असेस कर लेते हैं पेशेंट को, ठीक है। एक्सपोजर क्या है, एक्सपोजर मतलब कि कोई उसका कपड़ा निकलवा के देखेंगे कि अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई कटा पिटा तो नहीं है, अगर ब्लीडिंग है तो स्किन के ऊपर कोई चकतियां तो नहीं है जिसकी हम तुरंत उसको रेफर कर सकें। हाँ, पूछना चाह रहा है कोई? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर। सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने आपको नमस्कार बोला था। अच्छा, ओके, ठीक। बीच में ये सब मत करें, अगर लेट ज्वाइन किया है तो क्लास अटेंड करें, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपदा में आने वाली जो मुख्य समस्या है क्या क्या हो सकती है, जो मैंने आपको बताया था, ABCD एक्सपोजर। एक्सपोजर से क्या बताया था कि कपड़ा खोलते हैं तो उसको टेम्परेचर वेरिएशंस के अपन को चीजें देखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, जैसे कि हाइपोथर्मिया, ठीक है। ऑलरेडी बीपी कम होता है, जो ब्लड में जो गर्म वाली मात्रा होती है कम हो जाती है, जिसके कारण हाइपोथर्मिया में मरीज जाने के चांसेस होते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बर्न का पेशेंट है तो मैंने बताया था कैसे असेस करते हैं, सुपरफिशियल बर्न है कि डीप बर्न है। सुपरफिशियल होगा तो ब्लिस्टर्स होंगे, अगर डीप होगा तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगता है। डीप बर्न अगर हो रहा होता है तो नसें जब चरचराती हैं अंदर, तो वो सबसे पीक पीरियड होता है पेन का, जो कि बर्न्स इंजरी में अपन देखते हैं। अगर नर्व्स इन्वॉल्व होती है तो डीप इंजरी होता है वो, और कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं जोड़ आजू बाजू जहाँ पे चलता है, ठीक है। क्रश इंजुरीज है। क्रश इंजुरी का मतलब समझ पा रहे हैं? कोई बता पाएगा? मसल रप्चर हो जाना। हाँ, आप ही बता दीजिए सर। देखिए, मसल ही नहीं, मसल के साथ साथ हो सकता है कि हड्डी भी फ्रैक्चर हो। मसल विद स्किन मतलब पूरा जो लेयर होती है स्किन का, उसके साथ मांसपेशियां अंदर का और बोन तक जो चीज क्रश हो जाता है, मतलब फ्रैक्चर भी हो जाता है, एक तरह से फटना बोलते हैं ना, स्किन फट के अंदर चले गए और फ्रैक्चर भी हो गया, तो वो क्रश इंजरीज होती है। सर कुचलने जैसी बिल्कुल
कटा असले तरीके से पड़ जाए, कुचलने जैसा। हाँ हाँ हाँ, क्रश इंजरी इसको बोलते हैं। और एक और नाम होता है डी ग्लव इंजरी। डी ग्लव इंजरी मतलब ये होता है कि जो इंजरी आपकी चमड़ी को उखाड़ के अपनी जगह से दूसरी जगह पे ले जाए। मतलब एक तरह से मान लो कि एक सर्किल है, उसने उस सर्किल में से चमड़े को निकाल के फेंक दिया, चमड़ी मतलब फिट गई है, आपके पास चमड़ी बची नहीं है, ऐसी इंजरी। कुछ एरिया होता है जैसे पेट की चमड़ी निकल गई, फिसलते फिसलते एक्सीडेंट हुआ, फिसले पेट की चमड़ी ऐसे निकली कि आपके पास, आपने शरीर में देखा चमड़ी गायब है, तो उसको डी ग्लव इंजरी बोलते हैं। मतलब एक जो स्किन का चमड़ा होता है वो वहां से निकल के हमारी बॉडी में बसता नहीं है, तो उसको डी ग्लव, ग्लव मतलब होता है, ग्लव जानते हैं ना, तो उसको ग्लव्स को निकाल देंगे, उतना समझ जाओ कि उस तरीके से स्किन निकल गई है बॉडी से, डी ग्लव इंजरी। और ये क्रश इंजरी है जो कि आपको बताया, फटना जो जिस तरीके से होता है, और ये थोड़ा सीवियर इंजरी होती है क्रश इंजरी, पॉलीट्रॉमा के पेशेंट में बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, वुंड्स हम लोग को देखना होता है। कई बार क्या होता है कि वुंड्स हम लोग ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदरूनी जो जख्म होता है वो गहरा होता है, तो वो भी ध्यान रखते हुए इन सारी चीजों को देखना है। फ्रैक्चर्स तो आप लोग को पहचान में आ ही जाएगा। शरीर में फ्रैक्चर हुआ है तो कैसे आप समझ पाएंगे, कोई बता सकता है? एक दो पॉइंट बताओ। फ्रैक्चर आता है तो सूजन बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ, और उसको छुएंगे तो दर्द होगा, और मूवमेंट में बहुत ज्यादा पेन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 पॉइंट एकदम सही है। और नहीं कर पाते बराबर, हाँ, पैरों की जो मूवमेंट है सर, मूवमेंट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। और ऊपर से दूसरा चीज, अगर आप उसको छूने की भी कोशिश करेंगे तो वो क्या कहे, उसको देखते ही चिल्ला देगा। मतलब ऐसा है दर्द कि बहुत ज्यादा होता है सर उसमें। बिल्कुल बिल्कुल दर्द होता है, लेकिन स्वेलिंग विद पेन विद इमोबिलाइजेशन, मतलब हिलाने नहीं देगा, छूने नहीं देगा, है ना, तो वो सारी चीजें हैं उसको। और ऊपर से मैंने जो बताया था, स्किन के ऊपर कोई ब्रूज होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जी सर। और फ्रैक्चर्स हो गया, डिसलोकेशन ऑफ बोन। डिसलोकेशन ऑफ बोन तो आपको बता दिया था कि कैसे पहचानना है। कोई भी उबड़ खाबड़ नॉर्मल जो हाथ है उसके दूसरे हाथ में अगर कहीं भी उबड़ खाबड़ हुआ है जॉइंट्स पे, कहाँ की बात कर रहा हूँ, जॉइंट्स पे, तो वहां पे जहीं भी आप ऐसा देखें उबड़ खाबड़, मतलब वहां पे जरूर कोई फ्रैक्चर या तो डिसलोकेट हुआ है या तो फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ है। तो वर्ड्स अलग अलग है। एबनॉर्मलिटी वो डिफॉर्मिटी आपको दिखेगी, एबनॉर्मलिटी, है ना, तो वो समझना है। और जो मैं बात बोल रहा हूँ, एक होता है फ्रैक्चर, एक होता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो फ्रैक्चर डिसलोकेशन हमेशा जॉइंट पे अपन बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर मैं फोरआर्म, बोथ बोन फोरआर्म की बात करूं, जो रेडियस अल्ना की बात करता हूं, तो वहां पे जो फ्रैक्चर होता है उसे फ्रैक्चर बोलेंगे, बोथ बोन, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं एल्बो पे आपको बोलूं, एल्बो या नी पे अगर होता है फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन, तो उसको फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बारीक बारीक बोनी सॉकेट, गुड गुड, ठीक है। और 7 पॉइंट है कि अगर आपको ये भी चेक करना है कि बच्चों अगर इंजुरीज हुई है, बच्चों में पहचानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन को पहचानना, मदर के साथ जो रहते हैं काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। बच्चे का इरिटेबिलिटी होना, बहुत ज्यादा रोना, अपने उस पाँव को बच्चा नहीं हिलाएगा जिसमें उसको चोट लगी होगी, ठीक है। बच्चों में भी इंजुरीज को पहचानने के लिए वही चीजें हैं जो बड़ों में है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो रोता ज्यादा है, चिल्लाता ज्यादा है दर्द में, तो बताना मुश्किल होता है, तो वो चीज ही फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 98.6 डिग्री है फ़ारेनहाइट, ठीक, या तो 37 डिग्री बोल दें। एबनॉर्मल हो सकता है जिसको कि लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। और अगर अपन जो क्लोथ्स रिमूव करते हैं, ठीक है, उसमें भी हाइपोथर्मिया के चांसेस होते हैं। या तो वही ट्रॉमा हुआ, मैंने बताया था कपड़े एक्सपोजर में भी, उसको जितनी गर्मी होती है आप जैसे ही कपड़ा उसका एक्सपोज करते हो उसका हीट लॉस हो जाता है, तो उसको हाइपोथर्मिया में चला जाता है वो। इसलिए बोला जाता है कि उसको रैप करना चाहिए ब्लैंकेट्स में। विंड से बचाना होता है हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट्स को, आपको ठंडी से बचाना है, ब्लैंकेट ओढ़ के रखवाना है उसको, ठीक है। और परफॉर्म सीपीआर ऑन विक्टिम विदाउट वाइटल साइंस। अगर आपको लग रहा है कि कोई मरीज आपने देखा, आपके पास इमरजेंसी कैजुअलिटी में आया, ट्रॉमा हुआ उसको, और उसके जो साइंस है, वाइटल साइंस मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी, टीपीआर और बीपी, ये चारों चीज अगर आपको साइंस लग रहे हैं कि नहीं है,
ये फाइंड आउट नहीं हो रहा है मरीज में, तुरंत आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। तो उसका भी सीपीआर का टेक्निक होता है, कैसे करना होता है। कई लोग एल्बो मोड़ के करते हैं, तो उसका तरीका है कि आपको जो जोर लगाना होता है वो शोल्डर से लगता है। आपके एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। फोर्स एल्बो से नहीं होता है, कई लोग एल्बो मोड़ के लगाते हैं तो वो गलत है। सीपीआर का भी एक टेक्निक होता है, तो वो सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। कोई लीथल इंजरी ना हो जिसके कारण, और ट्रांसपोर्ट टू द विक्टिम, हॉस्पिटल में उसको ट्रांसपोर्ट करें तुरंत। जैसे ही आपको लगा कि नहीं ये हमारे बस में नहीं है तो उसको हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाए। चेक करें, उसका क्या बताया था मैंने आपको कि टीपीआर और बीपी पर मिनट आपको चेक करना होता है, ठीक है। और 6 से कम सांस अगर ले रहा है तो वो जानलेवा है या खतरा है उसकी जान को, ठीक है। हॉट पैड करना, वही गर्म पट्टी इस्तेमाल करें ऐसे टाइम पे। और एयरवे का रीवार्मिंग या गर्म पानी से सिकाई या थैले से उसको गर्म करना, ये सारी चीजें हैं कैसे आप हाइपोथर्मिया को बचा सकते हो। अब बर्न, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बर्न क्या है, जलना। मतलब कि अगर आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे बर्न्स का, तो कैसे अगर आपको करना है, जला हुआ पेशेंट आया तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसका क्लोथ्स निकालोगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ बर्न क्लोथ्स, कूलिंग ऑफ द बर्न टिश्यू, जो जला हुआ पार्ट है वो एकदम हाई टेम्परेचर में जला हुआ रहता है। टेम्परेचर मतलब कि हीट, तो उसको आप क्या करोगे, उसका अपोजिट काम करोगे। कैसे कूल करोगे, बर्फ से कर सकते हो, पानी से कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देना क्यों है इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा? ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देते हैं बर्न पेशेंट को? सेल जल जाता है, ऑक्सीजन सर वेसल से जल जाएगी तो जो ब्लड से जो ऑक्सीजन आ रही है वो उसका ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, इसलिए हो सकता है कि उसका अमाउंट कम हो जाए ऑक्सीजन का। मेन है जलता, जब शरीर जलता है तो मेन जो हमारे जो दिक्कत है वो है जितनी भी मांसपेशियां और वहां पे जो बर्न एरिया होता है, जहाँ पे भी जला हो, चाहे वो टिश्यू हो, मसल हो या ब्लड वेसल हो। ब्लड वेसल जलना तो एकदम लास्ट है, पहले तो मांसपेशियां, स्किन जलती है। तो उसमें क्या होता है, वहां पे जैसे ही वो जलता है तो वहां की जो टिश्यूज होती है, नेक्रोसिस होती है जलने के बाद। वो नेक्रोसिस मतलब कि पिघलना, गलना। तो उसको बचाने के लिए हमारी बॉडी में एक तरीका होता है, आप तुरंत उसको ऑक्सीजन दो, उस लोकल थेरेपी दो, उस वहां पे ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, जिससे कि वो जो टिश्यू है वो डिवाइटलाइज ना होकर, मतलब मरे ना, और उसको ऑक्सीजन मिलते ही उसमें जीवित वाली चीजें जो होती हैं, ऑक्सीजन वाली जो क्षमता है वो आप बाहर से दोगे। तो नॉर्मल टिश्यू में जो 4 चीजें अपन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कैसा कलर है उसका, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कभी ऑपरेशन किसी ने देखा होगा, जो मांसपेशियां में दिखती हैं, कभी भी कॉटरी उसके ऊपर चलाते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अगर मसल्स में ऑक्सीजन है तभी तो उसकी कंटूर मतलब शेप ऑफ मसल मेंटेन्ड है। आप किसी भी चीज को जला दोगे तो वो सिकुड़ जाती है, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए तो हाइपोक्सिया से बचाना है टिश्यूज को, ठीक है। कवरिंग ऑफ द टिश्यू विद द क्लीन ड्रेसिंग, जो अब आपने ड्रेसिंग किससे करते हो, वैसे बर्न का ड्रेसिंग तो किया होगा, किसने किया है? यस सर। तो किससे किया था आपने बर्न, अगर देखा हो पेशेंट को? सिल्वर एक्स, राइट, जिसको सिल्वर सल्फर डायजीन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तुरंत हम लोग ड्रेसिंग करने लगते हैं सिल्वर से, सिल्वराइज जिसको मिलता है ब्रांड में, ठीक है। कवरिंग ऑफ द बर्न विद अ क्लीन ड्रेसिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IVSS, क्योंकि देखो अब क्या होता है, जला हुआ पेशेंट होता है तो उसको IV लाइन मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें आपको नॉर्मल एनाटमी नहीं है, जो नॉर्मल शरीर होता है उसकी तरह नहीं होगा, वो उसमें मुश्किल होगी। तो उसके लिए ICU में टीम होती है ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। वो स्पेशल तरीके से आर्टीरियल लाइन, सेंट्रल लाइन, वेन जो बड़ी वेसल्स की होती हैं उसमें जाके IV फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। या तो अगर बर्न बहुत ज्यादा डीप नहीं है तो आप नॉर्मल असेस भी कर सकते हो। IV लाइन मतलब तुरंत आपको स्टार्ट करना है। जो उसका ब्लड वॉल्यूम था जलने के बाद वो कम हो गया था, उसको आप नॉर्मल करना चाहते हो, वो नॉर्मल सलाइन से, एनएस से मेंटेन करने के लिए, या आपको प्लाज्मा देना है, ठीक है। इन सारी चीजों से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम रिससिटेशन विद नॉर्मल सलाइन, या ये कोई जानता है? ये अभी मैंने नाम बताया था, हीमासेल,
नेक्स्ट क्या होता है ये? हाँ सर, ये एक फ्लूइड होता है सर। ये फ्लूइड है जिसमें मल्टी इलेक्ट्रोलाइट। मल्टी इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सारे आपको प्रोटीन्स, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन ये सब मिला हुआ रहता है। वो प्लाज्मा इसमें होता है मेन, जो कि हमारी बॉडी के आइसोटोनिक होता है 0.9%। तो ये हमारे वॉल्यूम जब लॉस होता है तो अपने वॉल्यूम जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुरंत इसको देते हैं लोग अगर बीपी लेस देन 90 होता है, ठीक है, बहुत सीवियर अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ होता है तो हम हीमासेल देते हैं, हीमासेल आईवी, ठीक है। यूज ऑफ टाइट्रेटेड एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया की क्या जरूरत है बर्न वाले पेशेंट में? पेन रिड्यूस होगा सर। हाँ पेन रिड्यूस होगा। हाँ, सबको आ रहा है ना, कुछ ही लोग जो जानते हैं वही बता पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सभी को आ रहा है, सभी को आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद एनाल्जेसिया यूज हो गया, और जब और जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, रेस्पिरेटरी बर्न्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी बर्न्स के मरीज। सर जी एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, इसको रिपीट कीजिए एक बार। एनाल्जेसिक देखो क्या होता है कि जब जलता है शरीर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दर्द होता है वो कब पहचान में आता है, जब नसें जो होती है, नर्व्स, वो नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम जब जल रहा होता है ना, तो वो मेन कारण है पेन का। तो उसके लिए पेन को आप कम करना चाहोगे, एनाल्जेसिया देना चाहोगे आप। कैसे? आईवी कोई भी दे दो, ब्यूफ्रेन या कोई भी आप जो देते होगे अपने क्लिनिक पे, उस तरीके से आपको एनाल्जेसिया देना है। जो भी है एनाल्जेसिया, एनसेड जितने भी होते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इसलिए देते हो, उसका कारण ये है, नसें जलती हैं, नस के एंटागोनिस्ट आपको ड्रग है वो देना होगा एनाल्जेसिया के फॉर्म में, ठीक है। और थैंक यू सर। और ये क्या है, जब और जितनी जल्दी हो सके रेस्पिरेटरी बर्न्स के मरीज को प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि इन स्थितियों में जो इंसीडियस प्रोग्रेसिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी बर्न हुआ, ट्रेकिया, ईसोफेगस, ईसोफेगस नहीं, ट्रेकिया जो कि रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है, तो जैसे ही वो जलना स्टार्ट होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वहां पे, कॉन्स्ट्रिक्शन, स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है वो पाथवे। तो आप चाहोगे कि उसको एक तरह से रोक के रखो, ठीक है। तो हाई रिस्क पेशेंट वो होगा जो कि ट्रायज में ये आएगा पेशेंट। अगर यंग है, ठीक है, 50-40 इयर्स का है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान दोगे, ना कि 80 साल जिसका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप ब्लैक में कन्वर्ट कर दो। तो ये है कैसे ट्रायज करना है और कैसे फाइंड आउट करना है मरीजों को और उसको ट्रीट करना है। क्रश इंजरी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्रश इंजरी का मतलब ये है कि कहीं से भी कटा पिटा, या तो किसी कांटेक्ट में आया, जैसे ट्रक से अंडर आ गया या रोड से कंटेमिनेटेड हो गया, ठीक है, तो अंडर डेब्रीज, मलबा जिसको बोलते हैं, या ऐसा अर्थक्वेक आया तो उसके अंदर कटा पिटा हुआ, उसको मलबे में चपेट पाया, तो ये सारी कंटेमिनेटेड हो गया, मतलब ग्रस्त हो गया है उसकी बॉडी विद बैक्टीरिया। तो इसमें प्रायोरिटीज क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपन, रैपिड एक्सट्रैक्शन जो है, विक्टिम को इवैक्यूएट करेंगे, ये टर्म मेरे को गलत लिखा है, रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम, जो मरीज है उसको तुरंत वहां से निकालेंगे, ठीक है। अगर विक्टिम हैज बीन क्रश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर फंसा पड़ा है अंडर मलबे में, तो अपन को इमीडिएट उसको कंसिडर प्री मेडिकेशन प्रायर टू इवैक्यूएशन बाय। कैसे? आपने देखा होगा मैंने जो चीज बोली, कभी भी ये क्रश इंजरी होती है तो क्रश में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है उन मरीजों में, दूसरा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उसका एंटीडोट है जो उसके अगेंस्ट काम करेगा दवा, वो सोडा बाइकार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये दोनों चीजें जो कि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखता है, हम ये काउंटर में उसको देंगे। कैसे? क्रश वाले पेशेंट को आपको तुरंत क्या देना है, सोडा बाइकार, एबीजी कराओ, सोडा बाइकार को दो, उसको कैल्शियम क्लोराइड दो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हुआ है। क्रश इंजरी में वॉल्यूम लॉस होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वो लॉस होता है, तो आप इसके लिए आप ये दोगे। टू प्रिवेंट विक्टिम फ्रॉम हाइपरकैलेमिया से बचाना है और हाइपरकैल्सीमिया से भी बचाना है, तो कई लोग इंसुलिन भी देते हैं टू डिक्रीज दी हाइपरकैल, जो पोटेशियम होता है उसको टिश्यू से बाहर, ब्लड वेसल्स से टिश्यू के अंदर डालता है। जो ब्लड वेसल्स में हाइपरकैलेमिया हो रहा है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है,
उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है बाहर। तो कई लोग इंसुलिन भी देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं, इंसुलिन देते हैं, ये पोटेशियम की मात्रा को कम करने के लिए। हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो उसका एंटीडोट तो आप और सोडा वगैरह उस टाइम पे नहीं देना है, इसलिए अपन को उसके पहले ये लिखना मेरे को जरूरी था, एबीजी करा के देखना है। ऐसे पेशेंट का तुरंत ब्लड निकलता है और विद इन 2 मिनट में ब्लड रिपोर्ट, 1 मिनट में ब्लड रिपोर्ट आ जाती है एबीजी की, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ अल्कलाइन ड्रेसिंग यूज करना है, लाइक मैनिडोल यूज करते हैं अपन फॉर डायूरेसिस टू प्रिवेंट दी रीनल फेलियर। कई पेशेंट्स जैसे होते हैं जो ऑर्गन फेलियर में जा रहे हैं, लाइक रीनल फेलियर, ठीक है। तो आप तुरंत डायूरेटिक्स यूज करोगे। डायूरेटिक्स क्या क्या नाम है, कोई बता सकता है? फ्यूसेमाइड सर, टोरसेमाइड, फ्यूसेमाइड, बिल्कुल टोरसेमाइड, फ्यूसेमाइड, लेसिक्स और एक एडेस कंपनी का आता है लेसिलेक्टॉन। एक सर टोरसेमाइड भी है। हाँ एकदम है। टोरसेमाइड हम लोग बीपीएस वाले पेशेंट में देते हैं ना। और वुंड्स जो मैंने बताया, जो 7 पॉइंट है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। अभी वुंड की बात हो रही है, घाव जिसको बोलते हैं। तो कैसे घाव को मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? साफ करते हैं पहले क्लीनिंग करने के बाद हाइड्रोजन से हाँ, वॉश एक करके बेटाडीन ऑइंटमेंट लगा के ड्रेसिंग करते हैं। क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। हाँ, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग नहीं सर इंजरी में घाव को साफ करके, मतलब उसको नॉर्मल सेलाइन से धो करके फिर उसके बाद में भी ड्रेसिंग की जाती है। देखिए इसमें एक दो चीज आपको बताना चाहूंगा। कभी भी ड्रेसिंग आपके पास आए तो सबसे पहले, अगर आप मान लीजिए आपके पास लैब है या आपके आजू बाजू में लैब है, तो तुरंत क्या करना होता है, कोई भी ऐसा वुंड वाला पेशेंट है ना जिसका कटा पिटा है, हमेशा सबसे पहले कल्चर लो उसका। वो इसलिए क्योंकि मान लो उसका, आपको पता है घाव कैसा है, कहाँ से कटा पिटा है, हमें नहीं पता। मान लीजिए ट्रक के नीचे आ गया पाँव में, ठीक है, इतना बड़ा कटा हुआ है, तो आप उसको धो दोगे तो क्या होगा, धोने के बाद आप जो उसका कंटेमिनेटेड था पार्ट बैक्टीरिया से, वो आपने धो दिया, पूरा तो नहीं धुलेगा, और ऊपर से आपने ड्रेसिंग करके पैक कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। तो आपको तो पता नहीं है कि एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, अपन तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देते हैं, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम करा करो, कभी भी ड्रेसिंग आए तो पहले उसका कल्चर भिजवाओ, उसकी रिपोर्ट 72 घंटे में आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आप जो दवा दे रहे थे बिना कल्चर के, अब क्या होगा, आपके पास फायदा कि आप कल्चर आपके पास रहेगा और आप उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंटीबायोटिक तो आपका क्या, एंटीबायोटिक भी सिलेक्टिव हो जाएगा और आपका जो घाव सर कल्चर स्पेसिमेन कैसे लेंगे? कल्चर के लिए यार आप लोग के पास एक वो होता है, ट्यूब आती है, कल्चर ट्यूब बोलती है उसको। उसमें एक आगे की तरफ छोटा सा स्वैब होता है, कल्चर का एक ट्यूब दिखा होगा, शायद उस पेरीफेरी में होगा, नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, जब भी आता था कटा पीटा, हम लोग सबसे पहले यही करते थे, ग्लव्स पहना, वो स्टेराइल होता था, उसको लिया और अंदर जो पिपेट और कॉटन लगा रहता था, उससे उसको वुंड को अंदर डालते थे और उसको भेज देते थे कल्चर के। कौन सी लगा स्पेसिमेन भेजना है क्या? जो है करके जो है कि कल्चर भेजते हैं। हाँ, स्वैब एक स्वैब स्टिक आती है, आप गूगल पे जरूर चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। स्वैब स्टिक कल्चर बोलते हैं उसको। वो ट्यूब होता है जैसे कि अपनी पिपेट होती है। कोविड में तो यूज हुआ था स्वैब। बस भाई जो कोविड में चल रहा था ना, वैसे ही होता है, सेम वही कल्चर भेजते हैं हम लोग उसी से, ठीक है। आरटीपीसीआर करते थे उससे सर। हाँ, वैक्सीन ना, आरटीपीसीआर करते थे। हाँ, वही उसी तरीके का ट्यूब है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वुंड कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। हेमरेज अगर है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ब्लीडिंग कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग को पकड़ने चलेगा कि कहीं ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है, नहीं। जहाँ पे लोकल ब्लीडिंग हो रहा है पहले उसको कंट्रोल करें, उसके बाद धीरे धीरे उसमें हेमाटोमा होगा तो आप उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, पहले लोकलाइज्ड करके वहाँ पे प्रेशर देके, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आप डिले कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कटा पिटा है, अगर देख लिया आपने जोड़ हिला के, पाँव हिला के कि नहीं अंदर कोई बोनी इंजरी नहीं है, छोटा सा कट इंजरी है, लेस देन 1 सेंटीमीटर या 1 से 2 सेंटीमीटर का है, तो उसको आप डिले भी कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन कल्चर हमेशा लो। मेरे मतलब मैं जो ये करता हूँ वो मुझे तो इससे क्या है, घाव की क्षमता जो होती है सूखने की वो जल्दी होती है इससे। वरना आप एंटीबायोटिक हायर एंटीबायोटिक चला देते हैं, लेकिन जो कारण है छोटी से छोटी बैक्टीरिया को ट्रीट नहीं कर पाते, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के कारण आ गया आजकल। इसलिए तो 6 घंटे से पुराने या ग्रॉसली कंटेमिनेटेड वुंड जिसको बोलते हैं, जो पूरी तरह से दूषित है, ठीक है, शुड बी इरिगेटेड। उसको जो बता रहा था कोई मेरे को, अभी इरिगेट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डेबराइट करेंगे उसको तगड़े से एकदम बेहतरीन से वॉश करेंगे और उसको ओपन एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। लेफ्ट ओपन फॉर अ प्राइमरी या डिलेड प्राइमरी। डिलेड प्राइमरी मतलब होता है कि अगर आप क्लोज करते हो उसको 3 दिन 2 दिन बाद, प्राइमरी क्लोजर। एक होता है प्राइमरी क्लोजर, एक होता है डिले प्राइमरी क्लोजर। प्राइमरी क्लोजर विद इन जब आया आपने काटा पीटा और आपने उसी समय सिलाई कर दी, ये हो गया प्राइमरी, ठीक है, जिस समय आया उसी समय। और डिलेड प्राइमरी मतलब होता है 72 से 48 घंटे 72 घंटे के बीच आप चाहते हो कि प्राइमरी हीलिंग हो जाए। टिटनेस, और टिटनेस तो देते होगे जब भी कभी इंजरी वाला पेशेंट ओपन वुंड है तो टिटनेस हमेशा देना है। हाँ ठीक सर, है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इरिगेशन के लिए कैसे है, धुलाई सफाई एवं रिमूवल ऑफ जो डैमेज टिश्यू है और बाउंड्री तत्व कण जो अंदर कंकड़ मंकड़ जितने भी चीजें फंसे हुए हैं उन सबको अच्छे से वॉश करना इरिगेशन से। ये फायदा मिलता है इरिगेशन से। डीप स्ट्रक्चर्स जो वुंड होता है वो भी वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो कर दिया, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा पहले पेन किलर दो। सबसे पहले उसको पेन किलर दो, उसको आराम दो, कल्चर भेजो, 1 मिनट लगेगा दवा का असर होने में आईवी। उसके बाद जितना करना है करो, डेबराइट ऐसा करो कि उसको अगली बार आना ना पड़े, ठीक है। पेन मैनेजमेंट ओवर ये बहुत जरूरी आवश्यकता होती है ड्रेसिंग के समय, ठीक है। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, तो फ्रैक्चर तो मैं आपको बता चुका हूँ फ्रैक्चर क्या है और डिसलोकेशन क्या है, और फ्रैक्चर डिसलोकेशन क्या है, बात समझिए। सभी फ्रैक्चर्स को कैसे अपन इमोबिलाइज करते हैं, उसका नाम होता है स्प्लिंट, ठीक है। देखा होगा कई, जैसे हमारे पास गाँव से पेशेंट आते थे तो स्प्लिंट, कार्डबोर्ड स्प्लिंट देखा होगा कई लोगों ने, उसमें बांध देते हैं, वो इमोबिलाइज करते हैं स्प्लिंट में, और उसके बाद हमारे पास मरीज आता है जिससे कि उसको पेन ना हो। तो स्प्लिंट का फायदा क्या है समझिए। यस सर, स्प्लिंट से मींस हाथ, जैसे हाथ में फ्रैक्चर दी हुआ होगा तो वो डिस्लोकेट नहीं होगा। हाँ नहीं साहब, एक्चुअली जो ये तो मूवमेंट रुक जाएगा, आया है मूवमेंट उस पेशेंट को उसको तकलीफ नहीं बढ़ेगी, और उसको जो मतलब ये हुआ इंजरी हुई, ये माना कि इसको 40% इंजरी हुई है तो वो 50 60 70 तरफ ना बढ़े, जितनी उतनी ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रोग्रेशन ऑफ जो इंजरी है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन पेन जो है ना, पेन वो उसका ना हो, तो इमोबिलाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसी में आप एनसेट तो दे ही रखे हो, तो ये चीजें हैं, इमोबिलाइज करते हैं, स्प्लिंट करते हैं उससे। सभी फ्रैक्चर्स को छोटे बच्चों को जब आई फ्लूट लगाते हैं, वेन फ्लो लगाते हैं तो भी स्प्लिंट लगाते हैं हाथ में लगाते हैं। बिल्कुल, क्यों लगाते हैं, उसका कारण क्या है? ताकि सर वेन फ्लो मतलब डिस्लोकेशन ना हो, इधर वेन में ना जाए, नहीं स्वेलिंग वो ना बात आए। सही। हाँ, बच्चा ना समझ होता है इलाज देता है सर, बच्चा ना समझ होता है हिला सकता है नहीं, इसलिए ऐसी बात है, ये जो बोली है बहुत अच्छी बात बोली है। ना समझ होता है हिलाता रहता है, एक ये, दूसरा वेन फ्लो निकल ना जाए जो आपने बोली राधे श्याम जी ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और हमारा स्प्लिंट का ये भी काम है कि पेन को वो, पेन और सूजन कम कर देता है, ठीक है। फ्रैक्चर्स को इमोबिलाइज कर देता है, हेमरेज को। सर ये स्नेक बाइट में भी करते हैं सर, स्नेक बाइट में भी करते हैं सर, क्या स्नेक बाइट में भी करते हैं, स्नेक बाइट में करते हैं, लेकिन उसमें बांधते जो हैं कपड़ा, बोलते हैं कि स्नेक बाइट जहाँ हुई है वहीं पे बांधते हैं, उसके ऊपर बांधते हैं आप लोग। उससे 4 इंच जगह नहीं सर, ऊपर तक बांध देते हैं ताकि वो उसका ब्लड का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं? देखो क्या होता है कि नहीं बांध सकते, थोड़ा ढीला बांधते हैं। हाँ, बस यही बोलना। कंपार्टमेंट सिंड्रोम सुना होगा। क्या होता है, किसी चीज को लंबे समय से उसको ऑक्सीजन ना दी जाए तो क्या होगा कि चीजें सिकुड़ने लगती हैं, और वहां का जो लिम्ब होगा, जैसे पाँव में जांग में काटा तो आपने 4 इंच ऊपर बांध दिया, लेकिन आपने ऐसा बांधा कि वो ब्लड फ्लो तो जा ही नहीं रहा है और उसका जहर तो जाएगा ही नहीं जाएगा, लेकिन क्या नीचे जो है वो सब नेक्रोसिस में चला जाएगा। तो वो भी एक चीज होती है कि पाँव तो वैसे भी लगता है कि कटना ही है, तो उस स्टेज में भी चले जाने के कॉम्प्लिकेशन होते हैं।
हाँ सर, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिलने और- से सेल्स को डिस्पनोनिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट ये है कि स्प्लिंट का फायदा कि हेमरेज जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है। हेमरेज मतलब जो मोशन होगा वहाँ पे हेमेटोमा बनेगा अगर आपने स्प्लिंट किया है। अगर आप वहाँ पे ज्यादा कुछ हिलाओगे, मूवमेंट करोगे तो मसूमा। जो हेमरेज ब्लीडर है वो और ब्लीड करेगा, तो वो भी कम हो जाता है स्प्लिंट से। ठीक है भाई, आपने सुना कास्ट का कोई मतलब बता पाएगा? कास्ट और स्लैब में क्या अंतर है? लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा। कास्ट मतलब क्या है? सब बास को बोलते हैं, बास हाँ, कास्ट होता है, देखो सिंपल सी दो चीजें हैं। एक होता है कास्ट, कास्ट को हिंदी में बोलते हैं प्लास्टर। ठीक, सही बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना होगा, फ्रेंच के हैं, डच जर्मन है। तो उनका जो जिप्सम आता है, आपने सुना होगा जिप्सम, जो बैंडेज, ठीक है, वो अगर आप फ्रैक्चर के 360 डिग्री मतलब पाँव में चोट लगी एंकल में, चूरन की डब्बी लेंगे आपने बस। उसको ये चारों तरफ बांध दिया, ठीक, उसको बोलते हैं कास्ट। स्लैब होता है, स्लैब अलग है। स्लैब होता है एक तरह से कार्डबोर्ड, मान लो कार्डबोर्ड हो गया या स्लैब हो गया आपका, जो प्लास्टर से भी बना सकते हैं। एक वो 360 डिग्री कवर नहीं करता है पाँव को, वो ये करता है कि बस इमोबिलाइज करता है आजू बाजू, बस दो साइड उसको आप लगा दो, जैसे कार्डबोर्ड लगाया वैसे ही। या तो मान लो ये जो काफ मसल होती है, ठीक है, पाँव के पीछे, उधर आपने लगा दिया आधा, उसको स्लैब बोलते हैं। और कास्ट होता है 360 डिग्री, पूरा सरकमफेरेंस कवर करता है। आया समझ में? तो रोल आता है सर पूरा। हाँ, रोल रोल, तो रोल समझ लो कास्ट। हाँ सर, 3 में वो चेंज में दो आते हो, कैप्सूल बैंडेज। हाँ हाँ हाँ, वो कास्ट होता है, कास्ट 305। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। बिल्कुल। उसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट है ना। ठीक है, और स्प्लिंट का एक और काम है, जो नर्व्स होती हैं, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर या न्यूरोमस्कुलर, उन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करता है, ठीक है, डैमेज होने से। न्यूरोवेस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर मसल्स और नर्व और जो ब्लड की वेसल होती है, उन तीनों चीज़ों को वहाँ पे माइक्रो मोशन नहीं होने देगा, मतलब मूवमेंट नहीं होने देगा, जिसके कारण जो पेन होगा वो भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नस को ब्लॉक कर दिया, स्प्लिंट कर दिया, इसलिए। अगर डिसलोकेशन को रिड्यूस अथवा ठीक करें यदि वो संभव हो, तो ऑर्थो टीम वहाँ होनी चाहिए। बोलियोन खत्म होने के बाद क्योंकि कई बार ये चूरन लेना है, 2 चम्मच जो सुबह शाम होते हैं गुनगुना पानी से, वो जोड़ के, वो भी रिड्यूस होने के बाद ऑपरेशन की जरूरत और नहीं 1 गोली डेली शाम को। ये ओल्ड एज में सुना होगा, कई लोग ओल्ड एज हाँ। में, पहले तो ज़माने में शुरू बहुत तो होता करेंगे था, वो खत्म होने के प्लास्टर भी बाद, होता था, लेकिन अब ले लो। ऑपरेशन भी होते हैं, ज़्यादातर ऑपरेशन करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड पेशेंट का कि भाई मेरे को आप ऐसा करो कि मैं हाथ चला 5 पाऊँ, रोज की 5 गोली। ठीक है, एक्सरसाइज 10 दिन बाद स्टार्ट कर दूँ। तो डिमांड के कारण आजकल हाँ सर्जरीज होने हाँ, लगी हैं यस बोलो। ज़्यादा, वरना जो पहले ज़माने का था उसमें ऑपरेशन बहुत तगड़ा चीज़ है वो। अगर आपने अच्छे से उसको रिड्यूस किया है तो क्या हो रहा है? वो बहुत अच्छा काम करता है रिड्यूस करने में और फ्रैक्चर को फिक्स करने में भी, ठीक है, बिना ऑपरेशन किए। इसलिए डिसलोकेशन को अगर हो सके तो ऑर्थो टीम हो तो उसको तुरंत रिड्यूस करना चाहिए। उसका कारण क्या है, कोई बताएगा? 5-6 शायद 15 दिन होगा। तो काला काला स्पॉट जो है? डार्कनेस आ हाँ, जो डार्कनेस हो रहा है, क्या आवाज नहीं आई? ये है, ये भी छोटा सा ही था। सर जुड़ने के कारण अपने आप फील हो जाता है और जुड़ जाता है। स्टेटमेंट लेना पड़ेगा उसके, है ना। सोराइसिस का एक रिड्यूस करने का मतलब ये है, मान लो घुटने का मैंने आपको बताया, कभी भी बड़े जोड़ का अगर डिसलोकेशन देखें तुरंत इमरजेंसी में कॉल किया जाए। थोड़ी देर से हड्डी लिखो वाला तो अगर है 10 तो मिनट। मान लो आपने देखा और उसमें उसकी नस दबी हुई है, नस मतलब जो खून का संचार वाली नस होती है जिसको पॉप्लिटियल आर्टरी बोलते हैं, आपने वो देखा, आपको तुरंत कॉल करना है इमरजेंसी बेसिस पे ऑर्थो को, जो वहाँ पे डॉक्टर हो उसको,
क्यों? क्योंकि हाँ। वहाँ पे अगर उसको मान लो 2 घंटे ही हुआ हो और डिस्लोकेट हाँ। हुआ हो, तो वो अगर उस चीज को रिड्यूस कर देगा ना 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर होता है, तो उसका ब्लड फ्लो जो है ना पाँव बचने लायक हो जाएगा। अगर आपने देखा भी तो आपने हाँ। सोचा कि नहीं छोड़ो ये तो फ्रैक्चर लग रहा है, तो हमेशा एक्सरे करवाओ और पहले उसको नस चेक करना चाहिए पाँव की। अगर नी में डिस्लोकेशन है या एल्बो का डिस्लोकेशन है तो एल्बो के लिए अपन रेडियल आर्टरी हाथ में चेक करते हैं। अगर घुटने का डिस्लोकेशन है तो नीचे अपन पोप्लीटल आर्टरी और पोस्टीरियर आर्टरी जो कि नीचे आप एंकल पे चेक करते हो, एंटीरियर डॉर्सल स्टिबियल आर्टरी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको रिड्यूस करने का ये है, मतलब ये नहीं है कि वो रिड्यूस हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो ब्लड वेसल होगी उसको आप बचा लोगे तो आपका पाँव भी बच जाएगा, हाथ भी बच जाएगा जहाँ की नस दबी है। ठीक, आपको सर रेडियल आर्टरी के पल्सेशन को चेक करेंगे। रेडियल आर्टरी की अपन रेडियस वो होती है ना, जी जी, वो पल्सेशन से चेक करेंगे क्या? पल्सेशन चेक करते हैं। यस यस यस, कई लोग पल्सेशन चेक करते हैं, कई लोग उस बार SpO2 मॉनिटर अगर हो किसी के पास तो उंगली पे चेक करने लगते हैं कि वहाँ पे खून का संचार खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे बाद चीजें स्टार्ट हो जाती हैं नेक्रोसिस वाली। हाँ। ठीक है, तो SpO2 मॉनिटरिंग कर सकते हो, या तो अभी तो फिर कल तक वहाँ की पे गोली है आपके हाथ पास? से फील करो ब्लड वेसल को, हाँ तो परसों तक पाल्पेट ले लो, करो, दूसरे पाँव से नॉर्मल पाँव को कंपेयर करना है जिसको वो ले लो। पाँव में चोट लगी, आप पता लगा पाओगे। एनसेट्स क्यों देना है यार, अभी बात हुई थी ना, पेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फ्रैक्चर डिस्लोकेशन कम करने के लिए। तो वहाँ पे बोन्स में फ्रैक्चर का कारण पेन्स कैसे हैं, कोई बता पाएगा? जब बोन फ्रैक्चर होता है तो पेन क्यों होता है? वहाँ पे ऐसा क्या है? बोन में तो वेस्कुलरिटी होती है, वहाँ पे क्या होता है? नर्व के कारण ही पेन होगा, नर्व के कारण पेन होता है, राइट, लेकिन क्या होता है बोन्स में पेरियोस्टियम होता है, बोन्स की जो लव एंड लाइफ बोन बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन पहुंचाती है, पेरियोस्टियम जो एक मोटी सी लेयर होती है बोन के ऊपर, अगर वो कटती है और नस के साथ तो बहुत पेन होता है, वहीं से फिर हेमाटोमा ये सब कलेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, केस टू केस अपन डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, निश्चित करने के लिए 24 से 48 घंटे में सर्जरी, कास्टिंग या स्प्रिंटिंग या ऑर्थो स्पेशलिटी डॉक्टर आपको रेफर कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ट्रॉमा ठीक है तो आपको तुरंत ऑर्थो वाली टीम को बताना है फ्रैक्चर डिस्लोकेशन। चिल्ड्रन में कुछ पूछना है? जैसे घाव लग जाता है, स्ट्राइड करने के बाद, इस पे ट्यूब से धोने के बाद वो टाँका लगा सकते हैं सर? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि घाव कैसा है ना। जी जी सर, क्या बोलते हैं घाव कि अगर लोग अच्छा होगा तो उसी समय कर दीजिए। जी जी, अब स्पीड से ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट अगर ड्रिंक किया हुआ है तो नेसाइड के दे सकते हैं इंजेक्शन वगैरह? क्या क्या? जी सर। पेशेंट कभी कभी सर एक्सीडेंटली पेशेंट ड्रिंक किया हुआ हालत में आते हैं तो उनको जो पेन किलर है वो दे सकते हैं? पेन किलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आप पहले तो ये है कि जो ड्रिंक किया हुआ है, पहले तो आप ये नहीं देखोगे ना कि पूछोगे कि भाई आपने पी रखी है क्या। आप क्या करते हो, पेन रिलीफ करने के लिए तुरंत आप उसको दवा देते हो, तो मैं नहीं खासकर मानता सर कि पीने वाले इससे। तो ज़्यादा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में तो आते हैं सर एक्सीडेंट हाँ, करने। पीने वाले तो हर जगह हैं, ऐसा केस नहीं हाँ है। एक्चुअली सर वो लेकिन ठेकेदार जी का क्वेश्चन ऐसा था, अक्सर लोग कहते हैं कि अभी हमने पी रखा है ये, इसलिए हम अभी दवा गोली इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो वो क्लियर करना था। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है साहब एक्चुअली ना हेलो सर, एक्चुअली हमसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा जानकारी उन लोगों को होती है सर कि हमको नहीं लेना चाहिए करके, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। जी जी सही बात है, ये सही ये बात तो है। इसलिए तो बात ये है कि कॉन्फिडेंस आपको लेना है, वो डॉक्टर तो है नहीं, जी समझिए सर। बात को। आप जी प्रैक्टिस सर। कर रहे हैं तो आप उसको समझाइए, वो जी आपकी सर। बात तभी तो सुनेगा, वरना बेवड़े तो थोड़ी ना सुनते हैं यार। कि वो पहले तो से बता आपको देता है काउंसलिंग, सर कि मैं पीने पिया सर हूँ। साहब एक बात और, साहब एक बात और, टीटनेस इसका मैं बताऊंगा सर, टीटनेस के बारे हम कुछ पेशेंट को लिखी से हमको पेशेंट खुद बोल उल्टी देता है साहब हमको ये छोटी हो वाली गया, बाल्टी ले लो, टीटनेस छोटी लगा दो बोलते हैं, वही हमसे नीचे ज्यादा है। पढ़ाई उसकी हो चुकी है। नहीं ठीक है, नॉलेज देखिए, अवेयरनेस होना जरूरी है, इसलिए तो मैं यहाँ ये सारी टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से बेसिक है, जो आपका भी रिवीजन है, मेरा भी रिवीजन है। ये ये मेरा टॉपिक तो है पहले लेकिन मैं इसलिए की कवर कर गोली रहा हूँ खत्म क्योंकि होने मुझे के भी बाद ज्ञान हो, चालू करेंगे। बात समझ रहे हैं?
तो जी सर, जी सर। सुबह तो शाम ये सारी लेना कि चीजें एक बार शाम अगर लोग को इतना शाम पता को? है तो अच्छी हाँ बात है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है, लेकिन आपको और काउंसलिंग या 2-2 करना है चम्मच सुबह क्योंकि शाम आपके पास 7 इनसे दिन ज्यादा तक लेना। पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, तो आप अरे उसको वो आपको थोड़ी है नहीं, जो आपने वो पढ़ा है वो मतलब आपको सुनो, अप्लाई करना है, उसको अच्छा बताना ये है, तो आपका है। ये वो मेन तो है। मेरे ही है, वो तो परसों आ ठीक गया। है, मैंने सुना सर कभी अल्कोहल के साथ दवाई रिएक्शन ज्यादा करते हैं, कोई दूसरा सिम्टम्स आ जाते हैं, सीरियस सिम्टम्स कर लें तो डेवलपमेंट उल्टी हो फिर सकता है, देंगे। इसलिए नहीं देते हैं, सुना है सर, इसलिए। हो सकता है यार, जो मेडिसिन वाला पार्ट है ना, ये हो सकता है। रात को बुखार आ गया तो दे, ठीक है, रात को भी आ गया, दिन में भी आ गया। तो ये कल स्टार्ट करेंगे। सर ट्रीटमेंट हेलो दे सर। सकते हैं ना पीने वाला। बोलो हेलो, बोलो हेलो बोलो। सर। क्या को बेटा जो पेशेंट आते हैं पेशेंट एक्सीडेंटल सर ये हम बोल रहे थे कि जैसे कोई कोई पेशेंट आया है, एल्कोहल लिया हुआ डॉक्टर है, साहब जवान को तो खांसी चल रही है उसको बहुत। पेन किलर या कोई भी टेबलेट है कितने घंटे बाद देना चाहिए? कि अगर अल्कोहल लिया हुआ है तो उसको 1 घंटा 2 घंटे बाद देना है। मतलब हमारे यहाँ तो जो आता था हम तो तुरंत देते थे, हमें ये नहीं देखते थे आराम कि से लिया रख हुआ लो है। पहले, कभी ऐसी हालत में आता था अंदर मरीज, के आराम से रख लो। नशे में रहता था, चोट भयंकर लगी हुई है, तो हमारा तो काम है कि हाँ वो उसको गंदी स्प्लिंट गाड़ी में करना, दे दिया। जहाँ फ्रैक्चर है या दर्द है, दूसरा उसको दर्द की दवा देना। ये अब हमें तो ये नहीं पता कि 2 घंटे पहले पिया था, 1 घंटे पहले पिया था, या 4 बॉटल का पिया सर था। जी आप तो इतना बता दीजिए, पिए हुए व्यक्ति पे दवा काम करता है कि नहीं करता है? अगर दवा काम करता है तो देखो देना चाहिए ट्रीटमेंट। सुनो मेरी बात, दवा काम करेगा, लेकिन उस पेशेंट का जो थ्रेशोल्ड होगा पेन रिलीफ का, वो कम होगा। बात समझ रहे हो? थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है। जी सर, अगर नशीला थैंक यू आदमी को सर। आप कितना ही मार दोगे, तो उसको तो दर्द होता नहीं है, उसको तो अगले दिन दर्द होता है ना। तो थ्रेशोल्ड जो होती है पेन का, वो उसकी बढ़ जाएगी। हमारा जो नॉर्मल पेशेंट होता है, ठीक है, उसका थ्रेशोल्ड कम होता है, उसको थोड़ा सा ही करने पे आराम मिल जाता है। लेकिन इन लोगों की जो ड्रग एक्टिविटी होती है ऑलरेडी बढ़ जाती है, यही डिफरेंस है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। सर एक स्लाइड और ले लीजिए तो ये खत्म हो जाएगा प्रिंसिपल। ये वाला अच्छा, ये खत्म है क्या? हाँ, एक स्लाइड और ले लीजिए, ये वाली ना, इसी के बाद कंप्लीट कर दूं? चिल्ड्रन के बाद वाले, चिल्ड्रन के बाद वाली। चिल्ड्रन मतलब ये इसको बंद कर दें? दूसरी स्लाइड, ये हाँ ये वाली ले लीजिए। अच्छा ये वाली, ये वाली। हाँ, ठीक ठीक। चलिए केमिकल। तो केमिकल इंजरी के बारे में बताता हूँ। ठीक, गैस एंड केमिकल। बिल्कुल बिल्कुल। गैस एंड केमिकल इंजरी, जैसे कि कंटेमिनेटेड कपड़े अगर इंजरी हो तो अपन को क्या, मैंने आपको बताया, 2 ऊपर से मिनट चेक बस। करना है कंटेमिनेशन तो नहीं है, कपड़े उतारना है, रिमूव करना है। यदि केमिकल बर्न इंजरी एसिड या एल्कलाई से है, या आंखों में चली गई होती है, या ये क्या है, म्यूक्स या मेम्ब्रेन, अच्छा म्यूकस मेम्ब्रेन एवं त्वचा स्किन को कई बार आपने इंजरी लगी, आपने उसको धोना है तुरंत ही तुरंत। जैसे आँख में चला जाता है, तुरंत आपको वॉश करना है उसको। एक्सपोज वुंड जो कंटेमिनेटेड है तो उसको डीकंटेमिनेट करना है। ठीक है, आवश्यक अनुसार बेसिक और अवॉइड एडवांस जो लाइफ सपोर्ट होते हैं, दवा, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। ठीक है, और यदि स्पेसिफिक अगर एंटीडोट आपको मिलता है एडमिनिस्टर करने के लिए तो आपको वो देना है। उतना खास केमिकल इंजरी में कुछ है नहीं वैसे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल एसिड है या बेस है। अगर एसिड होगा तो आप उसका एंटागोनिस्ट बेस दोगे। जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है बॉडी में, और आपने उसके अगेंस्ट सोडा बाइकार्ब दिया, तो सोडा बाइकार्ब जो है वो बेस है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कारण है, तो उसका एंटीडोट आपको देना है। उसी तरीके से केमिकल इंजरी 2 टाइप की हो सकती है, ये तो गैस की है, एसिड और बेस भी हो सकता है, जो कि आंखों में चले जाता है। लेबोरेटरी में काम करने वाले लोगों में आंखों में चले जाता है। तो आपको न्यूट्रलाइज, या तो सबसे बेस्ट है कि पानी से धो, उसको एक्सपोज करो। अगर गैस की इंजरी है तो एक्सपोज करो, स्किन को चेक करो, डिकंटेमिनेट करो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट वाहन जो एम्बुलेंस बोलते हैं जिसको, उपकरणों के युक्त हो, इक्विपमेंट्स हो, कम से कम हाई टेक ना हो, तो बेसिक रिससिटेशन अगर इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि ऑक्सीजन, सक्शन एयरवे एड्स हमारे पास हो सिस्टम, जिससे मेथड ऑफ असिस्टेड वेंटिलेशन निश्चित किया जा सके। ये बेसिक नीड, जिसको फर्स्ट एड हम अपनी छोटी लैंग्वेज में बोलते हैं, इक्विपमेंट सेबम ये सब होता है, वैसे ये बेसिक रिससिटेशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सक्शन एयरवे, सक्शन क्यों चाहिए वैसे, कोई बताएगा?
इंजेक्शन जैसे कोई गैर और पी लिया हो तो उसको निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट जो जो होता है सर उसको सख्त करना पड़ता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, और बच्चों को जैसे सख्त करते हैं डिलीवरी होने के बाद में उसका। बिल्कुल 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 वैसा ही है। अगर मान लो किसी ने वो भी किया है, जहर पी भी लिया है, तो उसके लिए अपन गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, तो वो सक्शन के थ्रू ही होता है, गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अपन को करना है। सर्टिफिकेट लाइन एवं टेम्परेचर कंट्रोल, इमरजेंसी सर्जिकल मेडिकल दवाइयाँ उपलब्ध हो गए। ठीक है, ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं, एसेंशियल आइटम्स जो हमें ज़रूरत है। स्ट्रेचर वाली जो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें, बैठने वाले पेशेंट्स की व्यवस्था हो, मृत की जगह जो मॉर्चुरी जिसको बोलते हैं उसको पेशेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनका आइसोलेशन होना चाहिए, पेशेंट के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल बेस्ड है। तो ट्रायज कैटेगरी टैग होना चाहिए, जितनी भी इंजरी हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है, ये रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है, उसमें टाइम और जगह मांगते हैं कि कहाँ हुआ था। अगर MLC मेडिको लीगल केस हुआ है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्या क्या आपने ट्रीटमेंट दिया, और पर्सनल जो डिटेल्स हैं, अगर उसने अल्कोहल एडिक्शन का है उसको, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का नियम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्ट, द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेन डिपेंड करता है कि आप ये मत देखिए कि आप जो एम्बुलेंस है वो कार वाली उसी में जाए, वो टाइम मैटर करता है कि आपने पेशेंट को तुरंत देखा, अगर कहीं गिरा हुआ है, आप कितने कम से कम टाइम में उसको ट्रांसपोर्ट करें, चाहे कोई सा भी वाहन हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कम से कम टाइम में उसकी जान बचा ली, वो इम्पोर्टेंट है। जी तो सर। वही है कि क्या है प्रिंसिपल का, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान ना दें कि गाड़ी होनी चाहिए एम्बुलेंस वाली उसी से, ऐसा नहीं। तो ये खत्म है टॉपिक यहाँ का। सब साहब एक आईवी आती है, अमीनो एसिड आईवी ब्रांड में हर्मिन, वो कहाँ यूज करेंगे हम अमीनो एसिड? क्या है ये? साहब एक आईवी आती है, ब्रांड नेम है उसका वाला हर्मिन, अलेम्बिक कंपनी का, और उसमें कंटेंट है अमीनो एसिड, वो कहाँ यूज करेंगे? देखो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि अगर मान लो कोई ग्लूकोज या एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि अमाइनो एसिड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ठीक है, बॉडी में अगर ग्लूकोज की क्षमता कम हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो हम उसके तरीके से एक तरह से सब्स्टिट्यूट देते हैं अमीनो एसिड्स, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। हाँ सर, बेस्ट आपको क्या एक्स्ट्रा लगता है? सप्लीमेंट है। हाँ, बेस्ट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है सर। बेस्ट में पानी की कमी होती है, उन्होंने रिड्यूस में ज़्यादातर प्रेगनेंसी में देते हैं ये। 25% डेक्सट्रोज। अच्छा डेक्सट्रोज ना, वही मैं कह रहा हूँ, ग्लूकोज डेक्सट्रोज, जहाँ पे भी आपको लगता है कि शुगर की मात्रा कम है। सर हरमीन जैसे कि बच्चों लेडी प्रेग्नेंट लेडी को पानी कम हो जाता है, उसमें ज़्यादातर देखा है मैंने। अच्छा अच्छा, एमनियोटिक रूप से, हाँ हो सकता है। और यार नहीं, आपने वो हाइल मसला भी पढ़ा है ना, इससे मैंने पूछा कि ये MSL तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमारे में भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो अपना प्लाज्मा एक्सपांडर है, उसका नाम ही ऐसा है, प्लाज्मा एक्सपांडर। ठीक है, सर इसका पीडीएफ भेजिए सर, पीडीएफ सर। भेज दिया यार, भेज दिया। हाँ कल का तो आया नहीं सर ग्रुप में। भेज दिया, ये कोई है, इनको भेजा है आज, गोपाल लिखा हुआ है ना, नंबर आया था। सर सर को भेज दीजिएगा। जी सर, गोपाल सिंह जी है वो। हाँ, ग्रुप में आया नहीं सर। ग्रुप में से नहीं। गोपाल जी से मांग लेना, गोपाल जी है ना, लाइन पे ही है। हाँ वशिष्ठ सर गोपाल जी को भेज दिया है तो मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा बराबर। जी को भेज दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू साहब। ओके सर, गुड इवनिंग। अभी से डरेगा तो काम कैसे चलेगा यार। अच्छा
अरे जा शांति रख। और बुखार तेज तेरा